नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज के थ्योरी के साथ साथ दो टाइप भी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो आज बारी है टाइप 3 से उसके आगे के टाइप के क्वेश्चन को देखने का। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करें आज के क्लास की। टाइप 3 का देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे बोला क्या गया है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य बढ़ने के बाद बढ़ा हुआ कीमत पूछे यानी वर्तमान कीमत आपसे पूछा गया है। मूल्य घटने के बाद घटा हुआ कीमत पूछे यानी कि आपसे वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में प्रारंभिक कीमत भी पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है मूल्य में वृद्धि हुआ है, तो बढ़ने से पहले वाला जो कीमत होगा वही क्या कहलाएगा, प्रारंभिक कीमत। तो वैसा भी क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको देखिए, तो बोला क्या गया है, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। कोई आदमी 600 रुपए, अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति 600 रुपए लेकर के गया और मान लीजिए 600 रुपए में पहले वो 1 किलोग्राम चीनी खरीदता था। लेकिन जैसे ही चीनी का मूल्य 40% बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ गया, मूल्य 40% जैसे ही बढ़ा, अब क्या हुआ है कि अब यह जब 600 रुपए लेकर के गया है, तो पहले जितना चीनी इसको मिलता था, पहले कितना मिलता था, 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम इसको चीनी नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। अब इसको पहले से 6 किलोग्राम कम चीनी मिल रहा है, यानी x माइनस 6 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। इतना ही डाटा दिया है और इसी डाटा के आधार पर हमें क्या बताना है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत यानी चीनी का वर्तमान कीमत क्या होगा, बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। कितना रुपए लेकर लेकर के यह जाता है, 600 रुपए। तो सबसे पहले लिखिए 600, ठीक है। जितना रुपया लेकर के यह चीनी खरीदने के लिए चला है, सबसे पहले उसको लिखिए और उसमें गुना करिए चीनी के मूल्य में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुआ है। यहाँ पे वृद्धि हुआ है, आगे क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें कमी भी हो सकता है। तो दोनों में से जो भी हो, जितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा इसके साथ गुना कर देना है। तो 40% का वृद्धि हुआ है तो इसमें गुना करेंगे कितना से, 40% से। समझ पा रहे हैं, क्या किए हैं, रुपया गुने परसेंटेज, जो रुपया वाला वैल्यू है उसका परसेंटेज के साथ गुना। और साथ ही नीचे में आपको लिखना है जितना किलोग्राम कम या ज्यादा वस्तु को खरीद पाता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो कम वस्तु खरीदेगा, अगर मूल्य घटेगा तो ज्यादा वस्तु खरीदेगा। तो जितना ज्यादा या कम खरीदेगा उसी को नीचे लिखना है। तो 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदा है तो 6 को यहाँ पे हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। मूल्य चूंकि बढ़ा है इसलिए इतना कम खरीद रहा है, तो जितना कम खरीदेगा उसको नीचे। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यह पूरा का पूरा टाइप है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, हमें लिखना है रुपया गुने परसेंटेज और नीचे में लिखेंगे जितना किलोग्राम कम या ज्यादा खरीदेगा। क्यों ऐसा करते हैं, यह ट्रिक क्यों बनाया गया है, इसको भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जब आप इस परसेंटेज को हटाइएगा तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है, जहां भी आप प्रतिशत लिखते हैं इसका मतलब 1/100 होता है। तो परसेंटेज का मतलब है कि 1/100। तो 100 से काटेंगे तो डबल जीरो कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 40। यानी कि बढ़ा हुआ कीमत जो है चीनी का वह क्या है, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। यह आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से समझिए। अब सिंपल सा एक चीज सोचिए कि चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया है, यानी 600 रुपया लेकर के आप जाइएगा तो पहले जितना चीनी आपको मिलता था उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि चीनी का रेट 40% बढ़ गया है। तो अब इससे 40% ज्यादा मूल्य लेकर के जाना पड़ेगा। तो 40% ज्यादा यानी कि कितना, 600 का 40% यानी कि 240 रुपए ज्यादा लेकर के जाना पड़ेगा। तभी जो 6 किलोग्राम कम चीनी मिला है वह 6 किलोग्राम आपको मिल पाएगा। यानी यही 240 रुपए कीमत हो गया कितना का, 6 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम का कीमत यहां से आपका निकल जाएगा। तो दरअसल यह आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना आपको दिमाग लगाना ना पड़े। सीधे आपको क्या करना है, रुपया गुने लिखना है परसेंटेज और नीचे में जितना किलोग्राम कम या ज्यादा खरीदता है उसको लिखिए। यहां से आपका जो भी वस्तु है उसका क्या निकल जाएगा, उसका वर्तमान कीमत निकल जाएगा। वर्तमान कीमत कहने का मतलब कि अगर मूल्य बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य, अगर मूल्य घटा है तो घटा हुआ मूल्य, यही क्या होगा, वर्तमान मूल्य होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि भाई इसका पहले वाला कीमत बताइए, पूर्व मूल्य बताइए। तो पूर्व मूल्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। हम यहां मान लेंगे कि माना कि पूर्व कीमत जो है वो आपका 100 रुपए है, ठीक है। पूर्व कीमत कितना, 100 रुपए।
अब पहले वाली कीमत में क्या हुआ है, 40% की वृद्धि। तो कीमत x था पहले वाला, अब इसमें 40% की वृद्धि हुआ है, यानी इसका कीमत अब क्या हो जाएगा, 140% के बराबर हो जाएगा। पहले जो भी कीमत था उसकी 140% के बराबर अभी वाला कीमत हो जाएगा। और अभी वाला कीमत कितना निकाले हैं आप, 40 निकाले हैं। अब इसी को सोल्व करके x का मान निकालिए, वही आपका क्या होगा, चीनी का पूर्व कीमत हो जाएगा, यानी मूल्य बढ़ने से पहले वाला कीमत। क्लियर। चलिए, यहाँ पे नहीं पूछा है, जहां पूछेगा वहां पे हम लोग यही अप्रोच अपना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे होंगे क्या करना है, रुपया गुने परसेंटेज और नीचे में जितना किलोग्राम कम या ज्यादा खरीदा है बस इतना लिखना है, आंसर अपना निकाल लेना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। बोला है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना। प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना, यानी मूल्य घटने के बाद घटा हुआ कीमत पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान कीमत पूछ रहा है। तो वर्तमान कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कितना रुपया यहाँ पे लेके चला है 22,500, तो 22,500 लिखिए और इसमें गुना करिए जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रहा है मूल्य में। 10% की कमी हो रहा है तो हम कितना से गुना करेंगे, इसमें 10% से। और नीचे में क्या रहेगा, जितना ज्यादा या कम वस्तु खरीद रहा है। 25 किलोग्राम इसको अधिक वस्तु मिल रहा है, तो नीचे में क्या लिखेंगे हम, 25 किलोग्राम लिखेंगे। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो परसेंटेज का मतलब नीचे में डबल जीरो, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 नमा 225, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि 90 रुपया प्रति किलोग्राम, यही क्या होगा, 90 रुपया प्रति किलोग्राम, यही चीनी का वर्तमान कीमत होगा। यानी मूल्य यहाँ पे घटा है तो घटा हुआ कीमत क्या होगा, 90 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या तरीका आपको अपनाना है, रुपया गुने परसेंटेज, नीचे में जितना किलोग्राम कम या ज्यादा खरीदता होगा उसको लिख देना है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3 में आइए। यहां देखिए क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है भाई, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्या बताना है, चीनी का प्रारंभिक कीमत बताना है। यानी मूल्य में 20% की कमी के बाद वाला कीमत नहीं बताना है आपको, कमी से पहले वाला कीमत क्या था यह आपको बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप अभी तरीका सीखे हैं उससे आप चीनी का वर्तमान कीमत निकालिए। तरीका क्या है, कितना रुपया है यहाँ पे, 120 रुपए, तो 120 रुपए लिखिए, गुना कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ है, 20% की कमी हुआ है तो 20% से गुना कर दीजिए। रुपया गुने परसेंटेज पहले कर दीजिए। और नीचे में जितना ज्यादा या कम खरीद रहा है तो 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है तो नीचे में 3 रहेगा, इससे वर्तमान कीमत निकल जाएगा। आइए इसको सोल्व कर ले। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे में डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, यानी 4 दूना 8, 8 रुपया जो है वह क्या होगा इसका, 8 रुपया जो है चीनी का वर्तमान कीमत हो गया। यानी मूल्य यहाँ पे घटा है तो घटा हुआ कीमत यानी 20% कमी के बाद चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 8 रुपया प्रति किलोग्राम। यह चीनी का वर्तमान कीमत निकला है। इस ट्रिक से क्या निकलता है, हमेशा वर्तमान कीमत निकलता है। लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले वाला कीमत कैसे निकालेंगे, समझिए। देखिए यह भी आसान है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि पहले वाला कीमत जो है वो आपका 100 रुपया। जैसे ही x का मान निकाले आप समझ जाइए कि पहले वाला कीमत निकाला जा रहा है। x क्या है, x है आपका पहले वाला कीमत, यानी कि पूर्व कीमत, पूर्व मूल्य इसका है। पूर्व मूल्य को यहाँ पे हम क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, अब पूर्व मूल्य x मान लिए। अब हुआ क्या है, मूल्य में 20% की कमी, यानी अगर पहले मूल्य x था तो इसमें 20% की कमी हो गया, तो 20% कमी के बाद किसी भी वस्तु का मूल्य उसके पूर्व मूल्य के 80% के बराबर ही रहेगा। और ये मूल्य यहाँ पे x था, 20% की कमी तो 80% के बराबर इसका कीमत, 30% की कमी तो 70% के बराबर कीमत, 40% की कमी यानी 60% के बराबर कीमत। यह चीज आप पहले देख चुके हैं। तो पहले वाले कीमत के 80% के बराबर ही आपका नया वाला कीमत होगा, और नया वाला कीमत कितना है, 8 रुपया। बस सोल्व करिए, आंसर निकालिए। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 10, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा तब करना पड़ेगा जब आपसे पूर्व कीमत पूछे, पहले वाला कीमत पूछे। ठीक है, यहां से क्या निकला है, ये आपका कौन सा प्राइस है, यह आपका वस्तु का करेंट प्राइस है। ठीक है, यह आपका वस्तु का क्या है, वर्तमान मूल्य है, ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक से क्या निकलता है, वर्तमान मूल्य निकलता है। और आपको क्या निकालना है इस बार आपको निकालना है पहले वाला कीमत क्या था। तो पहले वाला कीमत निकालने के लिए यही हमारा तरीका होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए वर्तमान कीमत कितना आया, 8। अच्छा, यह जो वर्तमान कीमत है
यह दरअसल क्या है, इसमें 20% की कमी है, यानी यह 80% का मान है। पहले वाला कीमत यानी 100% का मान क्या होगा। इस तरीके से भी आप जो है वो पहले वाला कीमत निकाल सकते हैं। यह अप्रोच भी चलेगा और यह वाला तरीका भी आपका चलेगा, जो आपको आसान लगे उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज और समझिए, यहां जो आप सीधे 20% लिख रहे हैं, 20% की जगह आप 1/5, 20% का मान क्या है, 1/5 भी लिखिएगा तो भी कैलकुलेशन करने पर वही आंसर आएगा। ठीक है, कभी कभी इस तरह से वैल्यू दे देगा कि 33.1/3% की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 33.1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3, तो हम 33.1/3 की जगह 1/3% की जगह सीधे 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1/3 लिखेंगे, 3 यहाँ आएगा, 3 के साथ इसका कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कभी कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जो आसानी से यहाँ पे, कहने का मतलब है कि वैल्यू आपका पूर्णांक के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको क्या करिए, प्रतिशत हटा लीजिए। प्रतिशत हटाने के बाद जो भी आपका भिन्न का वैल्यू हो, यहाँ पे आप उसी को रख दीजिए। बाकी सॉल्यूशन जैसे आपका चल रहा था बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन चलेगा। जैसे देखिए 120 है ना, तो 120 को अपने जगह पे रहने दिए, गुना आगे क्या है 20%, तो 20% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिख दिए, और नीचे में क्या है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और 3 से काटेंगे क्या होगा 8 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आया। हमारा आंसर पहले जितना था उतना ही आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन आपका चेंज होगा तो सिर्फ डाटा बदलेगा, टाइप क्वेश्चन का चेंज नहीं होता है। सवाल नंबर 4 में आइए, देखिए क्या बोला है। यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते तो केले का मूल्य क्या था। हम क्या करेंगे, इसका वर्तमान कीमत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बोला क्या है 10 रुपए में 20% की यहाँ पे कमी हो रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 10 और गुना करेंगे 20% से। रुपया गुने परसेंटेज हम कर लिए, और नीचे में क्या लिखेंगे, जितना केला अधिक या कम मिल रहा हो, तो 5 केला इसको और मिल रहा है, 5 केला और इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि मूल्य जो है यहाँ पे घटा होगा। ठीक है, हटाइए इसको, परसेंटेज हटाइएगा, क्या होगा नीचे में 00, 00 से 00 कैंसिल, 2/5, 2/5, तो 2/5 जो है वह क्या निकला इसका, यह निकला इसका वर्तमान कीमत। क्या है आपका, यह जो है आपका क्या है, यह आपका जो है वह वर्तमान कीमत है, इसका ध्यान रखिएगा। यह जो ट्रिक आप लगाते हैं इससे किसी भी वस्तु का क्या निकलता है, वर्तमान मूल्य आपका निकलता है। तो केले का वर्तमान मूल्य है 2/5 रुपया प्रति केला। आप इसको पॉइंट में लेकर के जाइएगा, पैसे के फॉर्म में लेकर के जाइएगा, तो 40 पैसे प्रति केला। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 40 पैसे। ये तो रुपया के फॉर्म में है ना, अब यह आपका रुपया के फॉर्म में है। अगर आप इसको पैसे में ले जाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, 2/5 में गुना कर लीजिएगा 100 से, यही तो करिएगा, 2/5 गुने 100 पैसा। अब 2/5 गुने 100 पैसा, 5 से काटिएगा, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा आपका 40 पैसा। तो 40 पैसा प्रति केला यह आपका केला का हो गया वर्तमान कीमत। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जरूरत होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं जरूरत होगा नहीं करेंगे। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, केले का मूल्य क्या था। अब हम केले का पहले वाला मूल्य x मान लिए, मूल्य में हुआ क्या है सर, मूल्य में 20% की कमी हुआ है, यानी पहले वाले मूल्य के 80% के बराबर नया वाला मूल्य हो जाएगा। और नया वाला कीमत कितना है, नया वाला कीमत है 2/5 रुपया। आइए सोल्व कर ले। देखिए यहाँ पे सोल्व करिएगा, 20 चौक के 80 और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, x का वैल्यू बताइए क्या होगा। इधर कुछ नहीं है, मतलब कि 1, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 1/2, 1/2 रुपए है। यह क्या है आपका आंसर, चूंकि क्वेश्चन रुपए के रूप में है तो आंसर भी रुपए के रूप में आएगा, तो 1/2 रुपए। 1/2 रुपए का मतलब क्या होगा आपका 50 पैसे। रुपए से पैसे में जाने के लिए 100 से गुना, तो 1/2 में 100 से गुना करिएगा 50 पैसे। और वैसे भी 1/2 रुपया का मतलब क्या होता है आपका 50 पैसे होता है। तो 50 पैसे प्रति केला जो है केले का मूल्य पहले था। अभी वाला कीमत केले का क्या है, अभी वाला कीमत है केले का 2/5 रुपया। 2/5 रुपया यानी कि 40 पैसा प्रति केला, यह आपका करंट प्राइस है। और हमें क्या बताना है, इसका पहले वाला प्राइस बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टाइप जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। इस तरह से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टाइप 3 से रिलेटेड आप उसको आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, रुपया गुने परसेंटेज, नीचे में जितना अधिक या कम वस्तु खरीद रहा होगा उसको लिखेंगे, इससे करंट प्राइस निकलता है, वर्तमान मूल्य निकलता है। पहले वाला मूल्य निकालना होगा तो फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और आगे करना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं टाइप 4 के अंदर। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है।
अपनी मुद्रा का कहने का मतलब कुछ राशि है किसी व्यक्ति के पास, उसका 20% वह खो दिया। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि माना कि उस व्यक्ति के पास x रुपए है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। उस व्यक्ति के पास x रुपए है, अब इसका 20% खो दिया, तो इसका 20% खो दिया यानी 20% खो दिया, तो अभी भी उसके पास क्या होगा, इसका 80% होगा। तो 80% का मान क्या होता है, 4/5, यानी इसका 4/5 अभी भी इसके पास शेष होगा। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। कितना खो दिया, 20%। तो 20% खो दिया, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 20% खो दिया यानी इसका 80% अभी भी इसके पास होगा। और 80% का मतलब होता है 80/100, और 80/100 को सोल्व करिएगा, 20 100 के 80, 20 पंचे 100, 4/5। एक तो यह तरीका हो गया शेष निकालने का। दूसरा तरीका शेष निकालने का कि 20% यानी 1/5 खो दिया, 1/5 खो दिया यानी 5 रुपया में 1 रुपया खो दिया, तो बचा कितना इसके पास, 4/5। 5 में से 1 हटा दीजिए, क्या बचेगा, 4/5। तो शेष निकालने का यह तरीका है। अगर आप परसेंटेज को भिन्न में ले जाते हैं तो शेष निकालने का तरीका नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर लिखिए, नीचे में ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, जो तरीका समझ में आए उसका उपयोग आप कर लीजिए। तो 20% खो देता है यानी 1/5 खो दिया, तो बचेगा कितना, 4/5। तो x रुपये अभी था, 1/5 खो दिया, अब शेष इसके पास यही 4/5। शेष मुद्रा का 25% खर्च कर लिया, 25% यानी कि इसका 1/4, शेष तो यही है, इसका 1/4 खर्च कर लिया, तो बचेगा कितना, 3/4। तो इसका 3/4 अब इसके पास शेष बचेगा। शेष का 1/4 खर्च कर लिया, तो शेष का 3/4 इसके पास बचेगा। यानी ओवरऑल हो जाने के बाद, खर्च करने के बाद इस व्यक्ति के पास इतना ही रुपए बचना चाहिए, जबकि वास्तव में इसके पास कितना बच जाता है, 480 रुपए। तो बराबर में लिखिए 480। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे हम, 480। जैसे आपसे हम कहे कि हमारे पास कुछ रुपए है, ठीक है, इसमें से हम 50 रुपए जब खर्च कर लिए, तो अब हमारे पास 100 रुपया बचा। इसका मतलब कि कुछ राशि हमारे पास, उसको हम x मान लिए। अब इसमें से 50 हटाने के बाद जो वैल्यू है वह आपका 100 के बराबर है। यहां से x का मान निकालिए, -50 है, 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150। देख लीजिए, 150 में से 50 खर्च करने के बाद 100 के बराबर आएगा ना। तो हमें यही करना होता है। हम मान लिए कि इसके पास x रुपए था, और खर्च करने के बाद, खो जाने के बाद, सब करने के बाद इसके पास कुल इतना बचा, जबकि यह जो बचा हुआ राशि है वो किसके बराबर है, 480 के बराबर। तो बराबर में 480 लिख दिए। आइए इसको सोल्व करें। देखिए, 4 से पहले 4 को काट लेते हैं, कट रहा है। 3 से काटेंगे, 16 3 48 यानी 160 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू बताइए, x का मान निकालना है, तो x को छोड़िए, बाकी को उस तरफ ले जाइए। 5 से गुना करेंगे 16 में, 16 पंचे 80, 1 0 पहले से था, यानी 800 रुपए जो है इस व्यक्ति के पास पहले से राशि था। इस व्यक्ति के पास टोटल जो मुद्रा राशि था, टोटल जो धनराशि है वो कितना है, टोटल धनराशि इसके पास जो है वो आपका 800 रुपए है। क्लियर। चलिए, तो टाइप 4 के सवालों को हमें ऐसे सोल्व करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, ठीक है भाई, कुछ धनराशि है, कितना हम मानेंगे, x। उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। फिर से वही चीज है, हम मान लिए कि इस व्यक्ति के पास x रुपए है। अब इस x रुपए का 20% खर्च कर दिया, यानी 1/5 खर्च कर दिया, तो अब इसके पास कितना बचेगा, 4/5। भाई 20% खर्च करता है ना, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो 1/5 खर्च कर दिया, तो शेष क्या बचेगा, 4/5 ही ना। तो x रुपए था, इसका 4/5 इसके पास शेष बचेगा। अब फिर बोला है शेष का 5% परिवहन पर। अब शेष तो यही है, इसका 5% परिवहन पर, 5% यानी इसका 1/20 परिवहन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 19/20। यह सब वैल्यू आपके दिमाग में जो है फटाफट से चलना चाहिए। भाई 5% आपका परिवहन पे खर्च किया, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 5/100 1/20। तो 1/20 खर्च करने के बाद शेष कितना बचेगा, 20 - 1 यानी 19, 19/20 बचेगा। तो इस राशि का 19/20 बचा हुआ है इसके पास। दोनों चीज के बाद इस व्यक्ति के पास यही राशि आपका बचा हुआ है। इसके बाद 120 रुपए। अब देखिए, अब रुपए के फॉर्म में डाटा दिया है। अभी तक आपका क्लियर नहीं हो रहा था कि कितने रुपए है, 20%, 5% ऐसे दे रहा था। अब बोला 120 रुपए दान कर दिया, तब भी उसके पास 1400 रुपए शेष है। 120 दान किया तब 1400 रुपए शेष है, यानी दान करने से पहले इसके पास कितना शेष बचा होगा, 120 और 1400 यानी कि 1520 रुपए। तो इसके पास ध्यान से समझिएगा, 100 रुपए था,
वस्तु खरीदने में जब खर्च कर लिया उसके बाद इतना बचा, परिवहन पर खर्च करने के बाद इतना बचा, तो वस्तु खरीदने और परिवहन पर खर्च करने के बाद टोटल इसके पास इतना बचता है, जबकि टोटल इसके पास अभी बचा हुआ राशि कितना है 1520। इसमें क्या बोला था कि 120 दान करने के बाद 1400, तो दान करने से पहले 120 प्लस 1400 यानी कि 1520 इसके पास होगा। ठीक है, आइए अब इसको सोल्व करिए। देखिए अगर हम इसको काटे, ठीक है, अगर हम इसको काटे तो 19 गुने 4 कितना होगा 76, और 76 से इसको काटेंगे तो 76 दूना 152 20 हो जाएगा। 75 दूना होता है ना 150, तो 76 दूना 152 20 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुने 20 100, 100 से 20 में गुना करेंगे 2000, तो 2000 क्या निकला इसका, 2000 जो है इस व्यक्ति के पास टोटल रुपए था। अब हमें बताना क्या इस क्वेश्चन में, उसको जरा गौर से देखिए। हमसे यह नहीं पूछा है, अब तक यही पूछता था, अब तक यही पूछता था कि इसके पास कितना रुपए था। इस बार यह नहीं पूछा है कि इसके पास कितना रुपए था, इस बार पूछा है कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च निकालिए, परिवहन पर किया गया खर्च बताइए। अब देखिए हमें एक चीज पता है कि इसके पास टोटल कितना रुपया है, सर टोटल 100 रुपया है। इस व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है, टोटल 100 रुपया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2000। अब यहां से देखिए अपना आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां से आंसर कैसे निकालेंगे, इस व्यक्ति के पास टोटल 2000 रुपए है, ठीक है। अब टोटल जो 2000 रुपए है इसमें से पहले वो 20% खर्च कर लेता है, यानी 1/5 खर्च कर लेता है, तो इसके पास क्या बचेगा 4/5, यही इसके पास बचा हुआ था। पहले जो टोटल राशि है उसका 20% यह खर्च करता है, यानी इसके पास क्या बचेगा 4/5। अब यह खर्च करने के बाद जितना राशि बचा है इतना ही बचा है, इसका जो है इसका ही 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो इसका 5% यानी 5/100 इतना राशि परिवहन पे पहले इसमें से टोटल राशि में से खर्च करता है, ठीक है। और खर्च करता है कितना 20% यानी 1/5, तो 4/5 बचेगा, और जो शेष राशि है उसका 5% परिवहन पर, तो शेष का 5% हम निकालेंगे, तभी निकलेगा परिवहन पे कितना खर्च किया। 5 से 5 को हटाइए, 00 से 00 कैंसिल, 20 गुने 4 यानी परिवहन पे इसका खर्च कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। आंसर हमारा इस बार इस क्वेश्चन का 80 रुपए होगा, ठीक है। इस बार यह नहीं पूछा कि उसके पास कितने रुपए प्रारंभ में थे, क्या पूछा है शेष कितना राशि इसके पास, सॉरी परिवहन पे कितना राशि उसने खर्च किया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। पूजा को खर्च करने हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तक को क्रय करने में, शेष का 25% स्टेशनरी पे व्यय करती है। अब बची राशि का 10% गरीबों में दान करती है, और शेष अंतिम राशि मिष्ठान आदि खर्च करने में वह व्यय करती है, और वह राशि 13.5 रुपए है। यानी 20%, 25% और 10% खर्च करने के बाद उसके पास 13.5 रुपए बच जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मानेंगे कि पूजा के पास जो है 100 रुपए था। अब इस 100 रुपए में से सबसे पहले 20% खर्च की है, तो 1/5 खर्च कर ली, तो कितना बचेगा इसके पास 4/5 शेष। अब इस शेष राशि का 25% स्टेशनरी पे खर्च किया, यानी 1/4 खर्च कर ली, तो कितना बचेगा 3/4। अब यह जो शेष राशि है इसका 10% फिर से गरीबों में दान करती है, तो कितना बचेगा 9/10, जबकि वास्तव में इसके पास क्या बचता है 13 रुपए 50 पैसे। कितना 13 रुपए 50 पैसे, यही राशि इसके पास बचता है। सोल्व करिए, x का मान निकालिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा, नीचे में हमें 00 मिलेगा, मिलेगा ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 से 10 कैंसिल, जो वैल्यू कट रहा होगा काटिए, 4 से 4 कैंसिल, 9 या 27, 27 पंचे होता है 135। यहाँ से x का मान निकालिए, जो बचा हुआ वैल्यू उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 से 5 में गुना कितना हो जाएगा 25 रुपए। यानी पूजा जो है सिर्फ 25 रुपए लेकर के चली थी, और इसी 25 रुपए में से देख लीजिए क्या क्या कर ली है, वह जो है पुस्तक खरीदी है, स्टेशनरी पे खर्च की है, दान भी कर ली, और इसके बाद 13.5 रुपए यह बचा भी ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। राम ने अपने आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दे दिया, जो भी शेष था उसका 10% एक बैंक में जमा कर दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा, शेष का बोला गया है, यानी पहली राशि खर्च करने के बाद जो बचा हुआ राशि है उसका, ठीक है, शेष का 10%। अगर टोटल बोलता कि 4% चैरिटी को दान दिया, शेष नहीं रहता, सीधे रहता 10% बैंक में जमा किया, तो हम 10 और 4 सीधे निकालते कि 14% वह खर्च कर दिया, अभी भी इसके पास 86% होगा। बोला क्या है 4% चैरिटी को दान कर दिया, और शेष का यानी जो भी राशि उसके पास बचा हुआ है उसका
10% बैंक में जमा किया। चलिए हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि राम के पास जो है कुल 100 रुपए, यानी राम का 100 रुपया हो गया। इसका 4% चैरिटी, तो 4% का मान 1/25, तो 1/25 हटाइए, कितना बचेगा 24/25। 1/25 का शेष 24/25 ही होगा ना। ठीक है, चलिए तो दान करने के बाद इसके पास यही राशि शेष बचा। अभी शेष राशि का 10% बैंक में जमा किया, यानी 1/10 जमा किया, तो बचेगा कितना 9/10। यही इसके पास बचा हुआ राशि होना चाहिए, जबकि इसके पास कितना है राशि 8640। 8640 इसके पास बचता है। आइए इसको सोल्व करें। अगर हम इसको काटे 9 से, अगर हम इसको काटे तो 9 नमा 81 हो जाएगा, 5 9 छक्के 54, 960 हो जाएगा। 24 से काटेंगे, 24 चौके 96, तो 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू बचा हुआ है। 250 में 40 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 250 है तो इसके लिए भी एक जीरो आएगा, यानी 10,000 रुपये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 25 से 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 में 10 से गुना करेंगे 10,000। आंसर हमारा यही। तो राम का जो कुल आय है वो आपका कितना होगा 10,000 रुपये होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देख लीजिए क्या है। बोला श्रीमान कपूर अपने आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं, शेष का 70% घरेलू चीजों पर। यदि उनका बचत 1800 रुपए, दोनों खर्च के बाद बचत कितना है 1800, तो उनका आय बताइए कितना। फिर से हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। इनका आय हम मान लेंगे कि माना कि इनका आय 100 रुपए। अब आय का 20% मकान किराए में खर्च कर दिए तो बचेगा कितना, 1/5 खर्च कर दिए तो बचेगा 4/5। ठीक है, शेष यही इनके पास बच रहा होगा। 70% घरेलू चीजों पे, 70% यानी 7/10 हटा दीजिए तो क्या बचेगा 3/10 इनके पास शेष बच रहा होगा। भाई 70% घरेलू चीजों पे, यानी कि 70% का वैल्यू 7/10 आएगा ना। 70% यानी 70/100, तो 7/10 का शेष क्या होगा, 10 में से 7 हटाइए 3/10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। खर्च, अब इनके बाद, इन सब खर्चों के बाद इनके पास कितना शेष राशि बचता है 1800 रुपए, तो बराबर में आप लिखिए 1800 रुपए। सोल्व करिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम काटे तो 4 तिया 12, 12 से काटेंगे 12 गुने 15 180 होता है, यानी 150। एक्स का वैल्यू यहाँ से बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 पंचे 75। ठीक है, और एक जीरो और, यानी कि डबल जीरो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7500 रुपए। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा 7500 रुपए हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए। तो टाइप 4 आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे हम आपको यह कह रहे थे, इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। जैसे अभी आप जो परसेंटेज वाला फॉर्म देखे थे, परसेंटेज के रूप में शेष निकाल रहे थे, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिएगा, जैसे बोला क्या गया है, हम मान लेंगे श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि श्रीमान कपूर का आय 100 रुपया। अब इसका 20% यह खर्च कर देते हैं तो बचेगा कितना 80%, यानी 80/100 होगा। 20% मकान किराए पे खर्च कर देंगे तो एक्स का 20% खर्च करने के बाद कितना बचेगा इनके पास 80%, तो 80/100 यही तो शेष हो गया। अब शेष का फिर से 70% घरेलू चीजों पे खर्च करते हैं तो शेष का कितना परसेंट इनके पास बचेगा 30%, यानी कि 3/100, 30/100 लिखेंगे। जबकि वास्तव में इनके पास क्या बचता है, वास्तव में इनके पास बचता है आपका 1800 रुपए, तो बराबर में लिखेंगे 1800 रुपए। देखिए यहाँ पे डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया, फिर से चीजें वही आ गया आपका। यहाँ पे फिर से क्या है, वही चीज है। अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 50 मिलेगा। 4 तिया 12, 12 से काटेंगे 12 गुने 15 180,
150 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू देख लीजिए, 15 पंचे 75, कितना हो गया आपका 7500 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 80% का वैल्यू तो 4/5 ही आएगा, 30% का वैल्यू तो 3/10 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर यह जो तरीका है आपका वह ज्यादा बेहतर है। बोला यह गया था कि 20% मकान किराए पे, तो भाई 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 अगर कोई व्यक्ति खर्च कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास? 4/5 ही तो बचेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे अगले टाइप में। अगला टाइप है टाइप 5। टाइप 5 का देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 5 जो है वो आपका वेन डायग्राम पे आधारित है ना। टाइप 5 क्या है आपका? वेन डायग्राम पे आधारित है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। लाइक किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय और ना ही कॉफी पीते हैं? दो तरीका ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। पहला तरीका है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड में क्या करना है, फटाफट से दो आपका यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेना है। चाय और कॉफी बोला है ना, तो एक चाय के लिए और दूसरा कॉफी के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, फटाफट से दो वेन डायग्राम बना लिए, एक चाय के लिए दूसरा कॉफी के लिए। यह हो गया हमारा चाय वाला, इसको हम लिख दिए टी। और यह हो गया कॉफी वाला। दूसरा वेन डायग्राम किसका है? कॉफी का है। रेड वाला कॉफी का और यह आपका चाय का, और ऐसे आपको कॉमन कर देना है। अब आगे देखिए, शुरुआत आपको वहां से करना है, जैसे सबसे पहले इस डाटा को रखना है, तब जा करके यहाँ पे वैल्यू आप सही से पुट कर पाइएगा, ठीक है। तो बोला है 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, पहले हमेशा कॉमन वाला डाटा को। तो 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो 10 कहाँ रहेगा? कॉमन वाले स्थान पे, क्योंकि 10% ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, दोनों पीने वाला कहाँ रहेगा? कॉमन स्थान पे, ठीक है। अब बारी बारी से देखिए, 40% लोग चाय पीते हैं, तो चाय के अंदर 40% होना चाहिए, तो पहले से 10 है। देखिए यह जो ब्लू वाला डायग्राम है इसके अंदर 40 होना चाहिए, तो पहले से 10 है, कितना और रखेंगे? 30% और रखेंगे। देख लीजिए, चाय पीने वाला का संख्या 40% हो जाएगा, 10 और 30 40। कॉफी कितना परसेंट लोग पीता है? 50%। तो कॉफी में पहले से 10 है, कितना और रखेंगे? 40 और रखेंगे। कॉफी पीने वाले का परसेंटेज हो गया 50%। देखिए कॉफी पीने वाला 50%, केवल कॉफी 40, चाय पीने वाला 40%, केवल चाय 30%, दोनों पीने वाले का परसेंटेज कितना? 10%, ठीक है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं, न तो चाय न ही कॉफी। तो चाय और कॉफी पीने वाले का परसेंटेज बताइए। यह सब डाटा किस फॉर्म में है आपका? यह सब डाटा आपका परसेंटेज के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। अब चाय और कॉफी पीने वाले का संख्या 30 और 10 40 और 40 80, तो 80% जो है वह चाय और कॉफी पीता है। तो नहीं पीने वाले का संख्या क्या होगा? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पिएंगे या कॉफी पिएगा या दोनों पिएगा। तो शेष कितना बचा? 20%। तो 20% ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पीता है और ना ही आपका कॉफी पीता है, तो हमारा आंसर यही 20% हो जाएगा। क्लियर? चलिए रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसको वेन डायग्राम मेथड से अगर आपको बनाना हो तो फटाफट से दो वेन डायग्राम बनाइएगा, और इसमें कॉमन वाला जो डाटा होगा उसको पहले रखिए। पहले क्या करेंगे? कॉमन वाले डाटा को रखेंगे। तो बोला यह गया था कि इतना परसेंट जो है 10% चाय और कॉफी दोनों पीता है। यह आपका डाटा किस फॉर्म में है? यह आपका डाटा परसेंटेज के फॉर्म में है, ठीक है। अब बोला है 40% चाय पीता है, तो चाय वाले में यानी कि इस वाले में 40% ही आना चाहिए, तो पहले से इस वाले में देख लीजिए, इसको हटाइए। जो ब्लू वाला डायग्राम है उसमें 10% था, तो 30% ही और रखेंगे ना। अगर मान लीजिए यहाँ 40 आप रख देते हैं तो चाय पीने वाले का परसेंटेज 10 और 40 50 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले से 10 है तो 10 हटा करके ही यहाँ रखिएगा, यानी 30। तो 30 और 10 40% हो गया चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला 50%, केवल कॉफी 40, केवल चाय 30, दोनों पीने वाला 10, चाय और कॉफी पीने वाला 40 10 50 30 80%, नहीं पीने वाला कितना हो जाएगा? 20%। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक लगा देना है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। यहाँ लिखेंगे पास, पास कहने का मतलब पीने वाला, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे फेल का, यानी कि नहीं पीने वाला। पास मतलब पीने वाला, फेल मतलब नहीं पीने वाला, ठीक है। तो पास बराबर हमें लिखना है पास प्लस पास माइनस पास। क्या लिखेंगे हम? पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, यानी पास वाला में पास से पास रहेगा। और फेल बराबर हम लिखेंगे फेल
प्लस फेल माइनस फेल। फेल वाला में क्या लिखेंगे, फेल प्लस फेल माइनस फेल। फेल वाला नेगेटिव को दर्शाएगा, पास वाला पॉजिटिव को दर्शाएगा। पास बराबर क्या होगा, पास प्लस पास माइनस पास। फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। फेल वाला में फेले फेल, पास वाला में पासे पास। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखिए चाय पीने वाला यहाँ रखेंगे प्लस कॉफी पीने वाला, और हमेशा घटाएंगे दोनों पीने वाला। यहाँ देख लीजिए चाय नहीं पीने वाला, कॉफी नहीं पीने वाला, घटाएंगे दोनों नहीं पीने वाला। यानी पास वाला में पासे पास रहेगा, फेल वाला में फेले फेल रहेगा। अब इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देख लीजिए बोला क्या है, बोला यहाँ पे यह है कि 40% लोग चाय पीते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं पास इन चाय। तो पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। तो 40% हो गया चाय पीने वाला, प्लस 50% हो गया आपका कॉफी पीने वाला, माइनस 10% हो गया दोनों पीने वाला। तो चाय और कॉफी पीने वाले का यहाँ पे संख्या निकल जाएगा। 40 50 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 क्या है, पास। तो पीने वाला का संख्या हो गया आपका कितना परसेंट, 80%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पीने वाला निकालना था ना, तो आंसर हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी 20। देख के कह सकते हैं, अगर बोलेंगे कि किसी विद्यालय में 80% छात्र उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा, 20%। तो उसी तरह से 80% लोग जो है या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है या फिर दोनों पीता है, तो नहीं पीने वाला का संख्या कितना हो जाएगा, 20%। तो यह दोनों अप्रोच है, दोनों तरीका है, दोनों में से जो आपको आसान लगे उसका उपयोग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार और 15% के पास है मोटरसाइकिल। परसेंटेज में कोई भी चीज जो है वो आपका 100% होता है। जैसे हम आपसे कहे कि कोई आपका यहाँ पे एक स्कूल है और उसमें कुल विद्यार्थी 100 है, तो अगर हम बोलेंगे कि सभी उपस्थित है, इसका मतलब कितना परसेंट उपस्थित है, जितना है सबका सब, यानी 100% उपस्थित है। अगर हम आपसे कहेंगे कि कोई विद्यालय है और इसमें कुल नामांकन जो है वो आपका 300 विद्यार्थी का है, और बोला जाए कि 100% विद्यार्थी आपका उपस्थित है, यानी कि पूरा 300 का 300 आपका यहाँ पे उपस्थित है। क्लियर। अब 100 से अधिक होने का मतलब क्या होता है, गौर से समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए 90% जनता के पास मोटर कार और 15% के पास मोटरसाइकिल। 90% के पास क्या है, 90% के पास आपका मोटर कार है, ठीक है, और 15% के पास मोटरसाइकिल है। जब हम दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 90 और 15, 90 और 15 105। भाई परसेंटेज में वैल्यू आपका 100 ही होना चाहिए, 105 आ गया। 105 आने का मतलब क्या है, 105 आने का मतलब है एक्स्ट्रा कितना है, 100 से 5%, यानी 5% के पास दोनों होगा। ठीक है, यानी 5% के पास क्या होगा, पास दोनों होगा, मोटरसाइकिल भी और मोटर कार भी। 5% के पास क्या होगा, दोनों होगा। इसका यही मतलब निकला। रिपीट कर रहे हैं और ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे कहे कि किसी सभा में जो है वह 70% लोग चाय पीते हैं और 40% लोग कॉफी पीते हैं। 70% लोग क्या पी रहा है, चाय, और 40% कॉफी पी रहा है, बस इतना ही डाटा दे रखा है। तो दोनों को जोड़िए, 70 और 40 कितना हो गया, 110 हो गया। उपस्थित टोटल कितना होगा, 100%। 100 से कितना ज्यादा आ गया, 10%। इसका मतलब 10% ऐसा होगा जो चाय भी पीता होगा, कॉफी भी पीता होगा, तभी तो यह 10% एक्स्ट्रा आ गया। 70% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग कॉफी पीते हैं। जोड़ने पे 110% आ रहा है। 10% एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 10% ऐसे लोग होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफी भी पीते होंगे। ठीक है, तो जब भी जोड़ने के बाद वैल्यू जो है आपका 100 से ज्यादा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो ज्यादा वाला वैल्यू है वो कॉमन है। जैसे यहाँ 90% लोग के पास मोटर कार, 15% के पास मोटरसाइकिल है, जोड़ने पर 105% आया, यानी 5% के पास दोनों होगा, यानी 5% के पास मोटरसाइकिल भी है, मोटर कार भी है। यह आपका क्या है, यह आपका कार वाला है और यह आपका मोटरसाइकिल वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा वैल्यू क्या है, 90% के पास मोटर कार और 15% के पास मोटरसाइकिल। अब सवाल क्या पूछा है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो मोटरसाइकिल वाला है कितना, मोटरसाइकिल वाला आपका है 15%। अब इस 15% में से कितने परसेंट के पास कार है, तो 5% के पास ना कार होगा, क्योंकि 5% के पास दोनों है। तो 15% में से 5% के पास आपका क्या है, कार भी है। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 100/3 का वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% ऐसे लोग होंगे
ऐसे मोटरसाइकिल वाले होंगे जिनके पास क्या होगा, कार होगा। 33 सही, 1/3% ऐसे मोटरसाइकिल वाले होंगे जिनके पास कार होगा। देख लीजिए 5% के पास कार है, कुल कितना मोटरसाइकिल वाला में, 15 में, परसेंटेज के लिए गुना कर लिए 100 से। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। 40% लोग समाचार पत्र X, 50% लोग समाचार पत्र Y और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। वेन डायग्राम से अगर बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, एक आपका X के लिए, दूसरा आपका किसके लिए, Y के लिए। इसमें हम रखेंगे जो समाचार पत्र X पढ़ता होगा, इसमें रखेंगे जो Y पढ़ता होगा और यहाँ रखेंगे जो दोनों पढ़ता होगा। तो शुरुआत दोनों वाला से करिए। तो 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा आपका, यहाँ आपका 10% रहेगा। समाचार पत्र X कितना पढ़ता है, 40% लोग। तो समाचार पत्र X वाले में 40 ही होना चाहिए, पहले से 10 है ना, तो कितना रखेंगे और 30। देखिए समाचार पत्र यानी X न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का संख्या 40% हो गया। Y पढ़ने वाला का संख्या 50 है ना, तो Y में पहले से 10 है, कितना और रखेंगे, 40 और रखेंगे। समाचार पत्र Y यानी कि न्यूज़पेपर Y पढ़ने वाला का संख्या हो गया आपका 50%। अब आप बताइए कि X पढ़े या Y पढ़े, समाचार पत्र पढ़ने वाला का संख्या कितना, तो सबको जोड़िए, 30 10 40 40 80। तो 80% जो है वो या तो समाचार पत्र X पढ़ेगा या Y पढ़ता है या दोनों पढ़ता है। पूछा गया है दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला का संख्या बताइए, तो हम यहां से फटाफट से बता देंगे कि दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला का संख्या टोटल 100 होता है, इसमें से 80% पढ़ने वाला, यानी शेष कितना बचा, 20%। दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला का संख्या हो गया 20%। तो एक तो तरीका आपका यह हो गया। दूसरा तरीका अभी जस्ट बताए थे, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अब बताइए 40% लोग क्या है, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ता है, 50% लोग Y पढ़ता है, 10% लोग दोनों पढ़ता है ना। X पढ़ने वाला, Y पढ़ने वाला, दोनों पढ़ने वाला, दोनों को जोड़ करके जो दोनों पढ़ने वाला होगा उसको घटा लेंगे। 40 50 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 80। 80% यहाँ से क्या आया आपका, या तो X पढ़ेगा या Y पढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार फिर से 100 में से 80 जो है वह पढ़ने वाला है, तो शेष क्या बचा, 20%। 20% आपका हो जाएगा नहीं पढ़ने वाला। तो वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। यह आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। यह आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है, और यह जो है आपका सेकेंड मेथड है। दोनों में से कोई भी मेथड का आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है, पास क्या है, टेलीफोन है, और 75% लोगों के पास पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, और 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर यानी कि दोनों है। तो लोगों का वह प्रतिशत जिसके पास या तो टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर है, दोनों है, उसका संख्या बताइए। हम क्या करेंगे, फटाफट से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, पास प्लस पास माइनस पास। तो देखिए 30% के पास क्या है, 30% के पास आपका टेलीफोन है, 75% के पास क्या है, कंप्यूटर है, और माइनस 25% के पास क्या है, दोनों है। जोड़ करके घटाइए, 75 में से 25 घटाएंगे 50, 50 और 30 क्या हो जाएगा, 80। इस बार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80% ही। आप बोलोगे सर इस बार आंसर हमारा 80% क्यों होगा, बोला है लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर दोनों होगा, उसका संख्या कितना, 80। अगर पूछता कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो सेलुलर टेलीफोन है और ना ही पर्सनल कंप्यूटर, तो 80% के पास है, कितने परसेंट के पास नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता 20%। इस बार हम लोग क्या निकाल लिए, पास वाला वैल्यू ही निकाल लिए कि कितने के पास है, और हमसे पूछा भी यही गया था। अगर वेन डायग्राम से बनाना होता कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाते। एक में लिखते हम लोग सेलुलर टेलीफोन, दूसरा में क्या लिखते, पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहले कॉमन डाटा रखते, तो कॉमन डाटा क्या है, बोला है 25% के पास दोनों है, तो 25 हमारा यहाँ आ जाता, ठीक है। सेलुलर टेलीफोन वाला व्यक्ति है 30%, तो सेलुलर टेलीफोन में 30% ही रहना चाहिए, तो 25 पहले से 5 रखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर 75, पहले से 25 है, कितना रखेंगे हम, 50 रखेंगे। 50 25 75 5 कितना हो गया, 80%। तो 80% के पास क्या होगा, दोनों होगा। यही तो बताना था कि कितने परसेंट के पास या तो सेलुलर टेलीफोन है या पर्सनल कंप्यूटर है या दोनों है। तो 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो टेलीफोन है या कंप्यूटर है या फिर दोनों है। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता 20%। अगला सवाल देखिए,
विद्यार्थियों की एक समूह में से 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी और 27% विद्यार्थी दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए यह दोनों डाटा आपका पॉजिटिव है 70% और 65% और यह नेगेटिव है। यह दोनों डाटा पॉजिटिव है और यह क्या है आपका नेगेटिव है, क्योंकि बोला है 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी और 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे कि सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या तो सबको पॉजिटिव बनाएंगे या सबको नेगेटिव। आइए हम सबको नेगेटिव ही बनाते हैं। तो 70% अंग्रेजी बोल सकता है, तो अंग्रेजी नहीं बोलने वाला का संख्या बताइए। फेल का मतलब नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो अंग्रेजी नहीं बोलने वाला का संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस 65% हिंदी बोल सकते हैं, तो 100 माइनस 65, नहीं बोलने वाला का संख्या कितना 35, और माइनस 27% ऐसा है जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है। इतना हो गया अंग्रेजी नहीं बोलने वाला, हिंदी नहीं बोलने वाला, दोनों भाषा नहीं बोलने वाला। फेल फेल फेल। क्लियर? कैलकुलेट करिए 30 और 35 कितना हो जाएगा 65, 65 में से 27 माइनस करिए तो यह हो जाएगा आपका 38। तो 38% ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलेगा ना ही अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फेल का मतलब है नहीं बोलने वाला, तो टोटल 100% में से 38% ऐसे है जो नहीं बोल सकता है। तो बचा कितना 62%। 62% ही ऐसा होगा जो या तो अंग्रेजी बोलेगा या हिंदी बोलेगा या दोनों बोल रहा होगा। यह क्या है आपका फेल का डाटा है। फेल का डाटा कहने का मतलब कि नहीं बोलने वाला। हम क्या करेंगे, दोनों को या तो फेल में कन्वर्ट करेंगे या पास में। अच्छा, वेन डायग्राम से बनाना होता तो कैसे बनाते, इसी तरह से बनता आपका। एक वेन डायग्राम हमारा किसके लिए हो जाता, अंग्रेजी, ठीक है, यह हो जाता इंग्लिश के लिए, दूसरा आपका किसके लिए, हिंदी के लिए। और यह है आपका नेगेटिव डाटा, ध्यान रखिएगा यहां से क्या निकलेगा, नहीं बोलने वाला। यहां सिर्फ आपको नेगेटिव डाटा ही पुट करना है। तो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलने वाला का संख्या कितना है 27। तो यहां पे हम सबसे पहले रख देंगे 27, नहीं बोलने वाला, कुछ भी नहीं बोलने वाला 27। आगे देख लीजिए, अंग्रेजी नहीं बोलने वाला बताइए। तो अंग्रेजी बोलने वाला 70, नहीं बोलने वाला 30। तो अंग्रेजी नहीं बोलने वाला में 30 होना चाहिए, 27 पहले से यहाँ पे कितना रखेंगे हम 3। हिंदी बोलने वाला 65, तो नहीं बोलने वाला 35 होगा। तो 35 में से पहले से 27 रख चुके हैं, शेष क्या बचेगा 8। अब यह नहीं बोलने वाला हो गया 27, 3 30 और 8 38। 38% क्या है आपका, 38% है नहीं बोलने वाला। ठीक है, यह ना तो हिंदी बोलेगा, ना ही आपका इंग्लिश बोलेगा और ना ही दोनों बोलेगा। जब हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो दोनों तो नहीं बोलेगा। तो जब 38% नहीं बोलने वाला है तो फिर बोलने वाला कितना होगा, भाई बोलने वाला का संख्या आपका हो जाएगा टोटल 100% लोगों में से 38% ऐसा है जो नहीं बोलता है। इसका मतलब शेष कितना बचा 62%, यही आपका बोल रहा होगा। हमेशा आंसर मतलब हम क्या लिखते हैं, जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं, वही निकाला गया होगा। 62% दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, 38% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, बचा कितना 62%। इसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बहुत इजी सा सवाल हो गया आपके लिए। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का संख्या बताइए। देखिए हमें क्या बताना है, दोनों में अनुत्तीर्ण। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पास कितना है। अंग्रेजी में पास देखिए तो कितना है सर, 60% अंग्रेजी में पास है, ठीक है, प्लस 70% हिंदी में पास है, ठीक है, और 40% दोनों में पास है। कितना हो जाएगा आपका, सबको कैलकुलेट करिएगा तो 90%। तो 90% क्या निकला, पास निकला, या तो अंग्रेजी में या हिंदी में या दोनों विषय में। आंसर हमारा क्या होगा, हमें यह बताना है कि कितना परसेंट दोनों भाषा में फेल। तो 100 में से 90 पास है, शेष कितना बचा 10%, यही तो आपका दोनों में फेल होगा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो गया। वेन डायग्राम से भी आप इसको बना सकते हैं। 60% आपका अंग्रेजी में पास, 70% हिंदी में, 40% दोनों में पास। 60 + 70 - 40, इससे क्या निकलेगा, या तो अंग्रेजी में या हिंदी में या दोनों विषय में पास छात्रों का संख्या कितना 90%। शेष कितना बच गया 10%, वो आपका दोनों में फेल होगा। अगला सवाल, 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखिए यह डाटा पूरा का पूरा फेल का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फेल वाला ही निकाल लेते हैं।
हम यहाँ पे फेल वाला ही निकाल लेते हैं। फेल हमेशा नेगेटिव को दर्शाएगा, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फेल वाला ही निकाल रहे हैं, या तो हिंदी में फेल या अंग्रेजी में फेल या दोनों विषय में फेल। तो 52% हिंदी में फेल हो गया, ठीक है भाई, प्लस 42% अंग्रेजी में फेल हो गया, माइनस 17% दोनों विषय में फेल हो गया। फेल वाला का संख्या बता दीजिए कितना होगा। 42 में से 17 हटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 ना, और 25 और 52 हो जाएगा आपका 77, यानी 77% ऐसा है जो फेल है। इसमें फेल है या तो हिंदी में या अंग्रेजी में या फिर दोनों में। तो जब 77% फेल हो गया तो बचा कितना सर, बचा आपका 100 माइनस 77। 100 में से 77 आपका फेल ही है, तो 100 माइनस 77 कितना हो जाएगा, 23। तो 23% ऐसा होगा जो कि आपका पास होगा। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23%। 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में, 17% विद्यार्थी दोनों विषय में। वेन डायग्राम से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है। बोला है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कोई ना कोई कम से कम एक विषय तो लिया ही है। ऐसा 40 विद्यार्थी है जो दोनों विषय लिया है। तो हमें क्या बताना है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए 40 ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों विषय लिया है, या परसेंटेज में नहीं है डाटा, यह दोनों परसेंटेज में है। अब समझिएगा ध्यान से, 72% विद्यार्थी क्या लिया है, जीव विज्ञान। ठीक है, 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी लिया है, ठीक है भाई। और गणित वाला का संख्या कितना है, गणित लिया है आपका 44%। अगर हम इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा, 116%। 100 से कितना ज्यादा आ गया, गणित और बायोलॉजी मिलाकर के टोटल संख्या 100% ही होना चाहिए। 116 आ गया। 116 आने का मतलब क्या हुआ, यानी 16% ने दोनों विषय लिया होगा। 16% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय लिए होंगे। ठीक है, दोनों विषय लेने वाले का संख्या कितना आ गया, 16%। अब देखिए वैल्यू दिया है कितना, 40। दोनों विषय लेने वाले का संख्या कितना, 40। परसेंटेज में दोनों विषय लेने वाले का परसेंटेज कितना, 16, यानी 40 16% का मान है। टोटल विद्यार्थी का संख्या यानी 100% का मान बताना है, 100 से हम गुना कर देंगे। तो 40 विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों विषय लिया है, परसेंटेज में 16%, यानी यह जो 40 विद्यार्थी है वो 16% का मान है। टोटल विद्यार्थी यानी 100% का मान। 8 दूना 16, 8 पंचे 40, और अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में यह भी कट जाएगा। 50 गुने 5 कितना हो जाएगा, 250, यानी टोटल विद्यार्थी जो है आपका कितना हो जाएगा, 250। विकल्प 20 क्वेश्चन का सही आंसर। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60%, लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण, जो परीक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुआ यानी फेल हुआ है, उसका प्रतिशत बताइए कितना फेल हुआ है। क्या बताना है, कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ है। पास कितना हुआ है, देखिए लड़का कितना पास हुआ है, ध्यान से देखिएगा। टोटल 1000 लड़का एग्जाम में बैठा, और जितना बैठा है ना उसका यहाँ पे देखिए 60% पास हुआ है। फेल कितना हुआ होगा, इसका 40%। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका, 400। 400 लड़का फेल हो गया। कितनी लड़कियां फेल हुई है निकालिए। लड़कियों का संख्या कितना है, 800। जितनी लड़कियां एग्जाम में बैठी है उसका 50% पास हुई है। 50% पास यानी 50% फेल। 50% मतलब होता है आधा, आधा पास आधा फेल, तो 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400। तो 400 आपका हो जाएगा फेल। आप बोलिएगा सर फेल क्यों निकाल रहे हैं, समझिए। 1000 लड़का और 800 लड़कियां एग्जाम में बैठी है। लड़का 60% और लड़कियां 50% जो है वह उत्तीर्ण हुआ है यानी पास हुआ है। तो लड़का 60% आपका पास हुआ है, तो टोटल 1000 है, इसका 60% यानी 600 पास हुआ है। तो फेल कितना हो जाएगा, 400। हम डायरेक्ट निकाल लिए कि 1000 लड़का बैठा था, 60% पास यानी 40% फेल हुआ होगा, तो 400 लड़का फेल। लड़कियां 800 एग्जाम में बैठी है, 50% पास की यानी 50% फेल, मतलब कि 400 लड़कियां फेल।
तो 400 लड़का पास, 400 लड़कियां, 400 लड़का फेल, 400 लड़कियां फेल, यानी कि 800 स्टूडेंट फेल हुआ। कुल कितने स्टूडेंट में? 1000 और 800, 1800 विद्यार्थी में। 800 विद्यार्थी फेल हुआ है, 1800 विद्यार्थी में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुना कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ 9 होगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 400/9 क्या होगा आपका? 400/9%। देख लीजिए किसके इक्विवेलेंट या वैल्यू आपका आ जाता है। 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36, 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, फिर 4 बचेगा 40, यानी 44.44% हमारा आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। जो परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसका प्रतिशत, तो हम क्या देखेंगे कि टोटल कितना विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी। आगे किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में और 10% दोनों विषय में फेल हुए, यानी दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों का कुल संख्या कितना था? इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, 80% गणित में पास हुए। हम यहाँ फेल वाला ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे? फेल वाला, क्योंकि एक डाटा इसमें से फेल का दिया हुआ है, तो सब एक फॉर्म में होना चाहिए। अब बताइए 70% अगर अंग्रेजी में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा? 30%, प्लस 80% गणित में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा? 20%, तो माइनस 10% दोनों विषय में फेल। देखिए तीनों डाटा फेल का ही है। 30, 20, 50 में से 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो 40% जो है वह या तो अंग्रेजी में फेल या हिंदी में फेल या दोनों में फेल। तो 40% फेल है, इसका मतलब पास कितना होगा? आप बोलोगे सर पास कुल मिलाकर के 100% में से 40% जब फेल हो गया तो 60% बचा होगा, यही आपका पास होगा। जबकि बोला है टोटल 144 विद्यार्थी पास, तो यह जो 144 है ना, यही 60% का मान हो जाएगा। परसेंटेज में 60%, दोनों विषय में पास, रियल में 144, तो 144 60% का मान है। हमें कुल विद्यार्थी का संख्या बताना है, यानी 100% का मान, तो 100 से हम गुना कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट हमें चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24 गुने 10 यानी कि 240 आपका हो जाएगा टोटल स्टूडेंट का संख्या। टोटल कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 240। जैसे ही एक बार परसेंटेज में और रियल वैल्यू में संबंध पता लगा, वैसे ही हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टोटल कितना छात्र है। अगला देखिए, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, 60% पास। देखिए 65 अभ्यर्थी बैठा, कितना? 65, और पास कितना किया? इसका 60%। समझिएगा इस क्वेश्चन को, कितना पास कर गया। यदि अनुत्तीर्ण यानी फेल में से 5 कम बैठा होता, तो फेल में से अगर 5 कम बैठा होता तो इतना विद्यार्थी ही पास हो जाता, कितना में? 60 विद्यार्थी में होता। रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बोला 65 विद्यार्थी बैठा, उसका 60% पास हुआ, तो 65 का 60% यानी इतना पास हो गया। अब इतना पास स्टूडेंट हो गया। बोला है कि अगर अनुत्तीर्ण वाले में, फेल वाले में से 5 कम बैठता, यानी 60 विद्यार्थी में से ही इतना पास हो जाता। फेल वाले में से कम बैठता, यानी कि फेल वाला का संख्या घटेगा। कुल विद्यार्थियों का संख्या अब कितना हो जाएगा? 60, लेकिन पास तो इतना ही रहेगा। तो बोला है कि अब इतना छात्र जो है पास हो जाता, कितना में? 60 में। तब पास का परसेंटेज कितना होता? तो कुल इतना पास होगा 60 में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुना करेंगे। कितना परसेंट? अब 1% हमको चाहिए, क्योंकि कितना परसेंट वैल्यू यह निकालना है। 1% को यहाँ पे हम हटा देंगे, 1% को यहाँ पे हटाएंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो 2 0 कैंसिल होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, और 60 से 60 कैंसिल हो गया। 65 गुने प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा? 65% आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो यहाँ फिर से हम आपको समझा रहे हैं। 65 विद्यार्थी था, इसका 60% पास हुआ। निकालिए कितना पास हुआ सर? 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 13, 13 तिया 39, 39 स्टूडेंट आपका पास हो रहा है। ठीक है, कितना पास हो रहा है? 39। कितना में? 65 में। तो 65 में से 39 पास। अब बोला फेल में से 5 कम बैठे, तो फेल में से 5 कम बैठेगा तो पास कितना रहेगा? फिर भी 39 ही, क्योंकि फेल वाला में से 5 कम करना है, पास जितना है उतना ही रहेगा 39। अब 5 कम कर देंगे तो 65 पहले से था, 5 कम होगा तो अब कितना विद्यार्थी हो जाएगा? 60।
5 किसको हटाए हैं इसमें से, फेल वाले को, पास वाला भी 39 ही है। तो अब 39 विद्यार्थी पास हो जाएगा 60 में, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, सोल्व करिए, इसका भी वैल्यू कितना आ जाता है 65%। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर यह भी आपका अप्रोच बेहतर रहेगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 13 बोला है रीना का गणित में प्राप्तांक, रीना का क्वेश्चन में जो बोला है उसको हम लिखते जा रहे हैं, गणित में यानी कि मैथ का जो प्राप्तांक है वह कितना है, गणित, इतिहास और विज्ञान, गणित, इतिहास और विज्ञान, मैथ, हिस्ट्री और साइंस, प्राप्त किए गए कुल अंक का, यानी इन सब में जितना अंक प्राप्त हुआ है उसके 60% से कितना कम है, इसके 60% से 50 कम है। यदि उसने इतिहास में 70, इतिहास का अंक दे रखा है, हिस्ट्री में अगर उसने 70 अंक प्राप्त किए तो हमें क्या बताना है, विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन का एक रूल होता है, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब भी बराबर का चिन्ह आ जाए समझ जाइए इक्वेशन। अब इक्वेशन में जैसे मान लीजिए हम x प्लस वाई का मान आपसे कहे कि भाई 12 है, x का मान बताओ, नहीं बता पाओगे, y का मान बताओ, नहीं बता पाओगे, ठीक है। लेकिन हम आपसे कहे कि y का मान 8 है, तब x का मान बताइए, तो कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब कि अगर दो वेरिएबल में से, किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है, उसमें से एक का मान पता है तो दूसरा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का मान आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, एक तो मैथ हो गया, एक हिस्ट्री, एक साइंस, 3 वेरिएबल है, इसमें से सिर्फ एक का मान पता है, बाकी 2 का मान पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, और जिसको सोल्व नहीं कर पाते हैं उसका आंसर होता है DI, डाटा इनसफिशियंट, आंकड़े अपर्याप्त है। तो यह जो क्वेश्चन है इसका आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। इसका आंसर हम लोग चुनेंगे DI। ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज मत चुनिएगा, नन ऑफ दीज हमारा आंसर तब होता है जब हम आंसर निकाल लेंगे और वह आंसर ऑप्शन में नहीं, जैसे मान लीजिए हम आंसर निकालिए 60, 40 कुछ भी, और 60, 40 ऑप्शन में नहीं है, तब हमारा आंसर नन ऑफ दीज होता है। लेकिन DI आंसर तब होता है जब हम लोग आंसर ही नहीं निकाल पाते। यहाँ आंसर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है हमारे पास और इसमें से सिर्फ एक का मान पता है, तो इस वजह से हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए, सेम ही है, विकास का भूगोल में प्राप्तांक, भूगोल में यानी ज्योग्राफी का जो अंक है वह कितना है, इसके द्वारा विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है, चलिए इतिहास यानी हिस्ट्री, इसमें प्राप्त किए गए कुल अंक के, इसमें प्राप्त किए गए कुल अंक के जैसे जैसे बोला लिखते जा रहे हैं 45% के बराबर है। यदि विज्ञान में इतिहास की तुलना में 25 अंक अधिक, विज्ञान में इतिहास के तुलना में, विज्ञान में इतिहास के तुलना में 25 अंक अधिक, यानी इन दोनों अंक का अंतर दे रखा है कितना का, 25 अंक का, ठीक है, 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताए कि भूगोल का अंक, फिर से देख लीजिए कितना वेरिएबल है, 1 2 3, 3 वेरिएबल है और तीनों में से किसी का मान दिया नहीं है, इन दोनों में बस जो तुलनात्मक संबंध है वही पता है। तो इसको भी हम लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे और इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा, यानी आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है। वेरिएबल हमारे पास 3 है, अगर 2 वेरिएबल का मान एग्जैक्टली पता होता या एक वेरिएबल का मान और 2 वेरिएबल के बीच का संबंध पता होता, वेरिएबल का मान पूरा दिया होता और 2 वेरिएबल में इतना ज्यादा इतना कम है, इस तरह से दिया होता, तो हम लोग यहाँ पे मान निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, 3 वेरिएबल है, किसी 2 का मान पता है नहीं, तीसरे का भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते, इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं सोल्व कर पाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज के क्लास में टोटल 3 टाइप परसेंटेज का देखे हैं, एक क्लास और हम लोग करेंगे और तब जाकर के यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पीछे जो भी क्लासेज हुआ है उसका आप रिवीजन करते रहिए। आज कितना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।